दोस्तों मॉनसून आने वाला है और मॉनसून का सीज़न शुरू होने वाला है। भले ही हमें डर लग रहा है कि इस बार मॉनसून कमज़ोर होगा, लेकिन इसके बावजूद मॉनसून के आने, मॉनसून के कब तक आएगा और कब आता है आमतौर पर, ये सब चीज़ें, ये सब प्रश्न बहुत सारे हमारे मन में उठने लगते हैं। तो इन्हीं कुछ प्रश्नों का समाधान, प्रश्नों का उत्तर लेकर के मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ और इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के राज्यों में जो मॉनसून की लाइन है, किस तेज़ी से आगे बढ़ती है और कब-कब कहाँ पर पहुँचती है वो लाइन, यानी मॉनसून करंट, मॉनसून वेव्स कब किस क्षेत्र को कवर करती हैं। ये समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या कोई भी प्रतिक्रिया है तो भी लिखिए, और ठीक लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, ऐसी अपेक्षा है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यूज़ मीडिया मंच को भी, साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में आमतौर पर सामान्यतः मानसून की शुरुआत जो है 1 जून से होती है, केरल में जब आगमन हो जाता है। कई बार आगे पीछे 2-3 दिन आगे, 2-3 दिन पीछे होने का इतिहास रहा है और कुछ बार तो 10-10 दिन पीछे और आगे हुआ है। तो इस बार क्या संभावनाएँ हैं, ये अभी थोड़ा-सा इसको लेकर के मैं चुप रहूँगा। आप निश्चित तौर पर यही जानना चाह रहे होंगे कि आखिर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या फिर केरल में मानसून कब दस्तक देगा? और इन दोनों जगहों पर जब मानसून आ जाता है, तब उसके बाद हम आगे के लिए कयास लगाते हैं कि कब आगे बढ़ेगा, कर्नाटक में पहुँचेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुँचेगा, साथ में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तर भारत के शेष राज्य। शेष मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा बाकी लद्दाख का रीजन। तो इस समय हम सभी ये भी जानते हैं कि एल नीनो का डर मॉनसून को लेकर, जैसा शुरुआत में ही मैंने कहा, एल नीनो प्रशांत महासागर का वो वेदर फेनोमेना जिसमें समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर पहुंच जाता है, और जैसे ही तापमान ऊपर पहुंचता है तो ये बन जाता है एल नीनो। और एल नीनो भारत के मॉनसून के लिए नकारात्मक है, नेगेटिव है, परेशान करने वाला है, नुकसान करने वाला है, विलेन है। बहुत सारे शब्द हम इससे दे सकते हैं। भारत के मॉनसून को कमज़ोर कर देता है ये। प्रशांत महासागर से दरअसल आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं, उनको भूमध्य रेखा पर ये रोक देता है। भूमध्य रेखा से जो होकर आती हैं और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में पहुंचती हैं, तो इन हवाओं का भारत के मॉनसून को एनहांस करने में बहुत रोल रहता है आमतौर पर। लेकिन जब एल नीनो हो जाता है तो हवाएं इधर ना आकर के अमेरिका की तरफ जाती हैं, और अमेरिका की तरफ जाने का मतलब यह है कि अमेरिका में साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये सब बहुत कुछ आते हैं, बाढ़ भीषण आती है वहाँ पर। तो इस साल कमज़ोर रहेगा मॉनसून, ऐसी आशंका है। इसमें अब तस्वीरें ज़्यादा साफ होने लगी हैं, क्योंकि धीरे-धीरे पहले ये था कि एल नीनो मानसून के मध्य में आएगा, जुलाई पार करने के बाद अगस्त और सितंबर में। लेकिन जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, एनसो न्यूट्रल इस समय है। एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, यानी समुद्र की सतह का तापमान औसत पहुंच गया है, अब वो ऊपर की तरफ ट्रेंड होने लगा कि वो 0.8 डिग्री या 1 डिग्री ऊपर पहुंचता है औसत से, तो तापमान के इस रेंज में पहुंचते ही एल नीनो का डिक्लेरेशन हो जाएगा और हमारे लिए डर शुरू हो जाएगा कि अब एल नीनो आ गया है। अब दूसरे और फैक्टर मॉनसून को कितना बचा पाएंगे, जिसमें इंडियन ओशन डायपोल या एमजेओ, और या फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां किस तरह से डेवलप होती हैं। कई बार अलग तरह से प्रेशर बन जाते हैं भारत के लैंड रीजन पर, ज़मीनी भागों पर। जो आने वाली हवाएं हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से, उनको अट्रैक्ट करने में उनकी भूमिका होती है और बारिश बढ़ जाती है। तो केरल में 1 जून को मानसून का आगमन होता है और 8 जुलाई को राजस्थान को करता है ये पार, यानी पूरे भारत में, भारत के सभी राज्यों को कवर करने में 1 महीने 8 दिन का समय लगता है। देखते हैं कि आपके राज्य में मानसून सामान्य तौर पर कब पहुंचता है। जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये सामान्य अराइवल डेट है, यानी इन दिनों में पिछले 50 वर्षों का इतिहास है कि इन जगहों पर मानसून पहुंचा है। तो पहला जो स्टेप है भारत में, वो है 20-22 मई के बीच का। 20 मई को ऐसे यहाँ पर आ जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का एकदम साउदर्न पोर्शन जो है, और अंडमान के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेता है 22 मई तक, और 26 मई तक ये श्रीलंका पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी के पूरब में और आगे बढ़ता है। इसके 2 सिरे होते हैं, आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से। ये पश्चिमी सिरा है और ये पूर्वी सिरा है। इसको नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून कहा जाता है, यानी मानसून की उत्तरी सीमा, यानी यहाँ तक मानसून पहुँच गया है, तब ये लाइन ड्रॉ की जाती है। मानसून क्या होता है? हवा की एक निश्चित दिशा में परिवर्तन। जब निश्चित दिशा में परिवर्तन हो जाता है, निश्चित दिशा से हवा चलने लगती है, उसको और कोई हवा वहां पर रिप्लेस नहीं कर पाती है स्थायी तौर पर, तो मानसून आ जाता है। और ये भी बता दूं कि केरल में मानसून आने के लिए जो घोषणा की जाती है, उसके लिए 4 प्रमुख पैरामीटर्स हैं, जिनके बारे में आगे बात कर रहा हूं मैं कि कैसे घोषणा की जाती है। आप जानते भी होंगे, कई बार वीडियो में हर साल मैं करता हूं। लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है। बाकी जगहों पर हवा की एक निश्चित दिशा तय करती है कि मानसून यहाँ पर आ गया है। कई बार बिना बारिश के भी मानसून वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसीलिए आमतौर पर लोग ये समझते हैं मानसून मतलब बरसात। लेकिन अगर मानसून मतलब बरसात होता तो कई जगहों पर सूखा क्यों पड़ता?
जहाँ सूखा पड़ता है क्या वहाँ मानसून नहीं आया? वहाँ पर आया होता है लेकिन बरसात नहीं होती, वहाँ पर सिचुएशन नहीं बन पाती है बरसात के लिए। तो आइए देखते हैं, 1 जून को केरल में पहुँचता है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूरब में भी आगे बढ़ जाता है। उसके बाद 5-5 दिन के अंतर पर ये मानसून प्रोग्रेस करता है। 5-5 दिन, पहला जो स्टेप है वो 4 दिन के बाद है। तो 5 जून को आमतौर पर ये कर्नाटक के उत्तरी तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ गोवा में दस्तक दे देता है और इधर नेल्लोर में मछलीपट्टनम के आसपास पहुंच जाता है, आंध्र प्रदेश के भागों में, और कर्नाटक में बेंगलुरु समेत ये जो दक्षिणी आंतरिक हिस्सा है इसको पार कर जाता है। उत्तरी आंतरिक हिस्से में भी कुछ जगहों पर प्रवेश करता है। तेलंगाना में और महाराष्ट्र में एंट्री होती है 5 से 10 जून के बीच में, और साथ में आंध्र प्रदेश के तटों पर भी और आगे प्रोग्रेस करता है मानसून। इसके बाद 10 जून के बाद, 10 जून का जो समय सीमा है 10 जून की, इसी दौरान दोस्तों 5 से 10 जून के बीच में, इसी दौरान मुंबई में 10-11, मुंबई में आमतौर पर 11 जून को पहुंचता है, और इसी समय मानसून पहुंचता है यहाँ पर कोलकाता में भी। तो 11 जून को मुंबई और कोलकाता, भारत के 2 ऐसे मेट्रो शहर हैं 4 प्रमुख महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, जिसमें मुंबई और कोलकाता जहाँ पर एक साथ लगभग एक समय पर सामान्य तौर पर मानसून के आने का इतिहास रहा है। तो 11 जून को आमतौर पर पहुंच सकता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं 10 से 5 जून के बीच में, जब बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों को ये कवर करता है। 15 से 20 जून के बीच में, 15 जून के बाद मॉनसून की एंट्री होती है 2 प्रमुख राज्यों में जो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें ये है, एक तो 15 से 20 जून का, एक मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में कई जगहों पर इस दौरान आ जाता है, क्योंकि ये जो पूर्वी सिरा है दोस्तों, इसका इस तरह से तेजी से बढ़ना जरूरी है, तभी ये कवर हो पाता है भारत का उत्तर पर्वतीय रीजन, और इधर वाला सिरा धीमी धीमी गति से आगे बढ़ता है। ये वाला जो सिरा है, आप देखिए, ये यहाँ तक पहुंचा, पहले तो साथ चले और उसके बाद इसकी गति यहाँ तक रही और ये यहाँ तक पहुँच गया। तो इस तरह से इसका जो ईस्टर्न एंड है, ईस्टर्न आर्म है, पूर्वी सिरा है मानसून की लाइन का, वो तेज़ी से बढ़ता है। और इसी दौरान 15 से 20 जून के बीच में ही गुजरात के सौराष्ट्र में भी और कुछ पूर्वी रीजन में भी प्रवेश कर जाता है। फिर यहाँ और धीमी गति हो जाती है। अब आप देखिए, 15 से लेकर गुजरात में 15 को टच कर जाता है या कुछ जगहों पर प्रवेश भी कर जाता है, लेकिन पूरे गुजरात को पार करने में 15 से 5 जुलाई तक का समय लग जाता है। लगभग 15 से 20 दिन गुजरात में, ये बहुत धीमी गति। लेकिन यहाँ पर 15 से 20 जुलाई अगर आप देखेंगे तो 15 से 5 जुलाई अगर आप देखेंगे, ये रही लाइन 5 जुलाई की, ये 15 जुलाई की लाइन, ये 5 जुलाई की लाइन। तो 5 जुलाई को जहाँ पर ये पहुँचा है, 15 जून को जहाँ पहुँचा है ये बिहार के मध्य में, वहीं 5 जुलाई को इसने पार कर लिया है पंजाब को भी और राजस्थान के भी अधिकांश भागों को। तो इस तरह से अगर देखें तो 20 से 25 जून के भीतर ये वाली जो लाइन है, इसमें गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में आगे बढ़ता है, एमपी के अधिकांश भागों को कवर करता है बचे हुए, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों को कवर करते हुए नजीबाबाद और आगे पहुंच जाता है। साथ में उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में मानसून की एंट्री हो जाती है। उसके बाद 25 से 30 जून के बीच गुजरात में और प्रोग्रेस होती है और मध्य प्रदेश को पार करता है, उत्तर प्रदेश को पार करता है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा हिमाचल को पार करता है, यूपी को पार करता है, दिल्ली, चंडीगढ़ को पार करता है, और हरियाणा, पंजाब के अधिकांश भागों को पहले ही स्टेप में कवर कर लेता है। कब? 25 से 30 जून के बीच। तो ये 26 जून भी हो सकता है, 27 जून, ये सामान्य डेट है। इसका मतलब ये नहीं किसी दिन आने वाला है। इस बार मैं आपको स्पष्ट बता दूं, प्रोग्रेस आपने देखा होगा पिछले साल भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था, फिर आने के बाद ठहर गया, फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से जंप लगाई और यूपी में पूरी ये इतना बड़ा सिरा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था। एक लेग में बहुत जल्दी आगे बढ़ा था बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में। एमपी में भी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हुई थी जब बारिश बहुत बढ़ गई थी। तो ये डेट्स बदल सकती हैं। तो उसके बाद अगले कदम में, यानी 25 से 30 जून के बीच में ये कवर कर जाता है काफ़ी हिस्से को, और 30 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा कवर होता है काफ़ी हद तक। और राजस्थान में एंट्री जो होती है वैसे हो तो जाती है 20 से 25 जून के बीच में, यानी 25 जून तक राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो रीजन है, दक्षिण पूर्वी रीजन, चित्तौड़गढ़ और आसपास के हिस्से, यहाँ पर पहुँच सकता है मानसून, लेकिन ज़्यादातर भागों को कवर करता है अगले 2 चरणों में, जो होता है 25 से 30 जून और 30 से 5 जुलाई, 30 जून से 5 जुलाई, और उसके बाद 5 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में ये जैसलमेर, बाड़मेर समेत, बीकानेर समेत तमाम फ्रंटियर ज़िलों को, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए ज़िले हैं, इन ज़िलों को पार करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता है, और इस तरह से 8 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून का अराइवल हो जाता है। अब मानसून के आने के लिए घोषणा जो होती है उसके लिए कई मापदंड हैं जिनका जिक्र मैंने किया था, जिसमें एक तो है हवा की एक निश्चित स्पीड, निश्चित ऊंचाई और निश्चित दिशा, और दूसरा है तापमान जो OLR है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, इस क्षेत्र विशेष में लगातार बादल बने हुए हैं, और जिस कारण धरती जब दिन में गर्म हो रही तो रात में ठंडी नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जब वापस लौट रही हैं ये गर्म किरणें, वापस जा रही हैं आसमान की तरफ, वायुमंडल की तरफ, तो उनको कोई रोक रहा है। और वो कौन रोकता है? वो छाता रोकता है, एक कवर रोकता है, और वो कवर है बादलों का। तो वो बादल रोकते हैं इस कवर के रूप में, और 14 स्थानों पर होने वाली बारिश जो पहले से निर्धारित हैं, केरल, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्से, इन जगहों पर 14 स्थानों पर लगातार 2 दिन इन 14 स्थानों के 60% एरिया में बारिश हो, और आंकड़ा प्रतिदिन का 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा रहे, तब केरल में मानसून के आने की घोषणा की जाती है। अब हवाओं की दिशा में बदलाव कहाँ और कितना होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हवाओं की दिशा में बदलाव भूमध्य रेखा के पास से पश्चिमी हवा का दबाव जो है 600 एचपीए पर हो जाता है, और 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। यह है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और 70 से 80 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर का हिस्सा है, ये 70 से 80 डिग्री का पूर्वी देशांतर का क्षेत्र है। यहाँ पर हवा का जो दबाव है 600 एचपीए पर हो, और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी दिशा की हवा यहाँ पर लगातार आती रहे। ये इस तरह से जो हवा अभी इधर से आ रही है, ऐसी नहीं, पश्चिमी दिशा से आती रहे। इसके बाद आती है बारी OLR की, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये कितना होना चाहिए? तो आप देख सकते हैं आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास 200 मेगावाट के आसपास होता है। 200 मेगावाट के आसपास रहेगा तो ये जो भारत का हिस्सा है, भारत का यहाँ का हिस्सा जिसका जिक्र हमने किया, पूर्वी देशांतर और 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही लाइन, यही जगह, और 70 से 75, 70 ये है लाइन, 70 से 75 डिग्री यानी इस जगह पर, ये 70 से 80 है और 70 से 75 की बात हो रही है, तो इस जगह पर तापमान जो है, जो वापस लौट रहा है आसमान की तरफ, वायुमंडल की तरफ, जो गर्मी दिन की है, उसके लौटने की दर घट करके MW2 हो जाए। और ये बताता है कि यहाँ पर बादल इतने ज़्यादा बन चुके हैं, इतने डेंस बादल बने हैं, इतने मोटे बादल बने हैं कि वो तापमान को वापस लौटने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने एक और बॉक्स बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 से 75 डिग्री के बीच का वो हिस्सा है भारत का, जहाँ पर मॉनसून के बादल इतने ज़्यादा घने जब टिक जाते हैं कि यहाँ से तापमान के वापस लौटने में समय लगता है, या तापमान के वापस लौटने की दर घट जाती है। अब बारिश की बारी आती है, वो 14 स्थान के नाम जहां पर 2.5 मिलीमीटर वर्षा होती है तब घोषणा की जाती है, और इसमें भी 60% ज़्यादा, जैसे मिनिकॉय है तो मिनिकॉय का एरिया मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर के 60% क्षेत्र में बरसात होनी चाहिए, और 2 दिन लगातार 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा। मिनिकॉय लक्षद्वीप में अमिनीदीवी लक्षद्वीप, तिरुवनंतपुरम केरल, पुनलुर, कोलम, अलपुझा, कोट्टायम और कोची, त्रिशूर, कोझिकोड, थलसरी, कन्नूर और कुडलू, बेंगलुरु। तो इसमें बेंगलुरु एकमात्र है जो कर्नाटक का है, और बाकी सभी जगहें मिनिकॉय और अमिनीदीवी को छोड़कर केरल के हैं। तो इन सभी जगहों पर जब 2 दिन लगातार बारिश होती है 2.5 मिलीमीटर प्रतिदिन की दर से, तब ये डिसाइड किया जाता है कि मानसून के बादल यहाँ पर सेट हो चुके हैं, मानसून की हवाएं यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं, और अब ये सीजनल बारिश नहीं है, अकेजनल बारिश नहीं है, बल्कि सीजनल बारिश है। अकेजनल मतलब कि आए बादल अचानक डेवलप हुए और बरसे, और उसके बाद मौसम साफ हो गया। मौसम साफ उस समय भी हो सकता है, लेकिन उस समय हवा का सेट होना ज़रूरी है। अब ये हवा लौटने वाली नहीं है 4 महीने तक, वो हवा यहाँ सेट हो गई है, इसका स्टैब्लिश होता है तब। और भारत में पूरे जो 4 महीने का दौर है मानसून सीजन का, उस दौरान जो बरसात होती है 1 जून से 30 सितंबर के बीच में, वो 880 मिलीमीटर है। पहले ये 887 मिलीमीटर औसत का आंकड़ा था। और अगर हम इसको अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से देखें और उनका कंट्रीब्यूशन देखें कि पूरे देश की बारिश में उसका हिस्सा कितना है, 4 क्षेत्रों में बांटे अगर, तो भारत का उत्तरी हिस्सा जो है, यहाँ पर बारिश होती है 615 मिलीमीटर इन 4 महीनों में। सामान्य तौर पर अगर पूरी बरसात होती है तो इतनी बारिश होनी चाहिए यहाँ पर, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड है, और साथ में नीचे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। तो इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 615 मिलीमीटर बारिश अगर होती है, तो ये भारत के कुल बारिश में इसका योगदान 17% रहेगा, और ये सामान्य बारिश यहाँ पर मानी जाएगी। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर देश की कुल वर्षा का 19% योगदान होता है, और यहाँ बारिश का आंकड़ा रहता है 716 मिलीमीटर, और ये
सामान्य बारिश है। अगर सामान्य होती है तो 716 होगी, इससे कम हो जाएगी तो इसका कंट्रीब्यूशन भी घटता चला जाएगा। और इसके बाद भारत के जो बारिश वाले राज्य हैं, उनमें पहले स्थान पर पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र है, जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दूसरे स्थान पर मध्य भारत है और उसके बाद तीसरे स्थान पर साउथ है, जहां से मानसून की एंट्री होती है। वहां से ज़्यादा बारिश मध्य भारत में होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात और महाराष्ट्र तथा गोवा, इन भागों में पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में दूसरे स्थान पर ये क्षेत्र रहते हैं जहां बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर कुल मानसून वर्षा की 26% बारिश होती है। अगर सामान्य तौर पर बारिश हो रही है तो कम हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है तो आंकड़ा बदलेगा। यहाँ जून से सितंबर के बीच 4 महीनों के दौरान 976 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो ये सभी राज्य छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक फैले हुए हैं और इन भागों में इतनी बारिश होनी चाहिए, तब जाकर के ये सामान्य मानी जाएगी। 4 महीनों के मानसून सीजन में बारिश में सबसे अधिक योगदान पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का होता है। जैसे कि मैंने कहा, मानसून सीजन में देश में होने वाली कुल वर्षा का अकेले 38% कॉन्ट्रीब्यूशन पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों का है। पूर्वोत्तर राज्यों में है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अब सिक्किम भी पूर्वोत्तर में आता है, तो 8 राज्य हो गए। और पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार हैं। तो ये 3 राज्य पूरब के और 8 राज्य पूर्वोत्तर के, 8 3 11 राज्यों में जो बारिश होती है वो 38% होती है। ये जो भी आंकड़े, जो भी मानसून के आगे बढ़ने की लाइन मैंने आपको दिखाई है, वो सब सामान्य है, वो कोई फोरकास्ट नहीं है, अनुमान नहीं है, सामान्य तौर पर ऐसा होता है। अनुमान इस वीडियो में किसी चीज़ का मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ एक बात कही है और वो है एल नीनो की। और साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में और साथ में अरब सागर के दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना है और ये सर्कुलेशन आने वाले दिनों में थोड़ा सा इंटेंसीफाई होने वाला है, लो प्रेशर में तब्दील होगा। और ये लो प्रेशर बनता है तो ये सिस्टम मानसून की हवाओं को भारत की तरफ अट्रैक्ट करने में, आकर्षित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अब ये सिस्टम अरब सागर की तरफ भागेगा या बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगा, 2 अलग अलग मॉडल, 2 दिशाएं इसकी दिखा रहे हैं। और इन 2 दिशाओं में इसके जाने की आशंका और संभावना की वजह से ये बता पाना या समझ पाना अभी के लिए बहुत मुश्किल है कि ये मानसून को जब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास लेकर आएगा तो उस दौरान केरल में भी जल्दी एंट्री मानसून की हो जाएगी। इस बार संभावना जताई गई थी शुरुआत में, जिस तरह से धरती, लैंड रीजन हीट हो रहा था और मानसूनी हवाएं आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानसून जल्दी आ जाएगा। अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अभी हम 2-3 दिन वेट करेंगे, कम से कम 12-13 मई तक का। उसके बाद ये स्पष्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर मानसून कब पहुँचेगा केरल में और साथ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। और इसके बारे में एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने मौसम तक पर किया है, जो आज ही अपलोड हुआ है, आप देख सकते हैं और डिटेल में। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइए, और जैसे स्पष्ट होगा मानसून के प्रोग्रेस और मानसून की बारिश की संभावना और एल नीनो, इन तीनों के बारे में और अलग से डिटेल में बात करूंगा। सभी किसान साथियों और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी जानकारियाँ कई बार आप लोग शेयर करते हैं, तो आपको, आपकी जानकारियों का, आप जो भी मानसून के संबंध में तथ्य जानते हैं उनको ज़रूर शेयर करिए। अगर मुझे कुछ ठीक लगेगा तो इंक्लूड करने का प्रयास करूँगा वीडियो में अगले। और साथ में जो जानकारी मैं दे रहा हूँ अगर आपको ठीक लग रही है तो लाइक करिए इस वीडियो को और साथ में शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।